हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 25 एंड 26 मई के डेली करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू। एंड अगर देखिए आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मिल जाएगा। और इस सेशन को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इन दी एंड हम जो आपकी DFCCIL की जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ऑपरेशन BD की, ठीक है, तो उसमें जो आपका कस्टमर रिलेशन वाला जो टॉपिक है और जो आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज है, फिर जो हमारी मार्केटिंग एंड इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको भाई किस तरीके से हमारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी। तो एंड तक देखिएगा सो दैट यू गेट टू नो अबाउट दी क्लासेस ऑफ दी ऑपरेशंस एंड BD फॉर DFCCIL। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑल एट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द इनोवेशन हब ऑफ द RBI। यानी जो RBI का इनोवेशन हब है, इसके CEO के रूप में किसे नियुक्त करा गया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो वेल, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेश बंसल। यानी राजेश बंसल जी को आपका अपॉइंट किया गया अभी भी एज दी CEO ऑफ द इनोवेशन हब ऑफ द RBI। अब देखिए RBI के जो फैक्ट्स हैं इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी आपके साथ काफी बार डिस्कस करें, फटाफट से एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। सो देखिए RBI आपका एस्टेब्लिश करा गया था इन द ईयर 1935 थ्रू 1934 एक्ट। ओके, तो 1934 के एक्ट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश करा गया था। और इसकी जो रिकमेंडेशन थी RBI को एस्टेब्लिश करने की, वो किसने दी थी, वो दी थी आपकी 1926 हिल्टन यंग कमीशन है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा HYC। और देखिए आपका जो स्टार्टिंग में जब आपका RBI बना तब इसका हेडक्वार्टर था आपका कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। और उसके 2 साल बाद ही इसका हेडक्वार्टर चेंज करके बनाया गया मुंबई में, और तब से लेके अब तक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। तो 2 साल बाद 2 years आफ्टर ये आपका मुंबई हेडक्वार्टर बना था, ठीक है, आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट, यानी आप कह सकते हैं 1937 के अंदर। इसके बाद देखिए इसके फर्स्ट गवर्नर थे आपके सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ, आप ध्यान रखिएगा, काफी आपका एग्जाम पूछा गया है। और फर्स्ट इंडियन की अगर बात करते तो वो थे आपके CD देशमुख। और अगर मैं आपसे बात करूं इसके 25th जो गवर्नर है, यानी प्रेजेंट गवर्नर है, वो है आपके देशमुख है एक्चुअली, देशमुख। ओके, तो प्रेजेंट गवर्नर इसके भी शक्तिकांत दास। ओके, ये क्या है इसके, शक्तिकांत दास, ये है आपकी 25th गवर्नर एंड प्रेजेंट गवर्नर। इसको आप कह सकते हैं 25th है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल को आपके ऐसे आपको इस तरह से पूछ सकता है कि 25th कौन से हैं, तो 25th आपके शक्तिकांत दास हैं और ये आपके प्रेजेंट गवर्नर है, ठीक है, ये प्रेजेंट गवर्नर। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपके कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए RBI के बारे में, ठीक है। सो देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द राइटर ऑफ द बुक टाइटल्ड नेहरू तिब्बत एंड चाइना रिलीज्ड रिसेंटली। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो पुस्तक है आपकी जिसका नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना, तो ये अभी हाल ही में रिलीज हुई है, तो इसके राइटर कौन है आपको बताना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये जो पूरा नेहरू तिब्बत चाइना वाला जो टॉपिक है अक्सर ही न्यूज में रहता है, ठीक है। लाइक हिंदी चीनी भाई लाइक जो नेहरू जी थे उनको काफी विश्वास था चाइना पे, फिर चाइना ने अटैक किया इंडिया पे, तो हमेशा जो नेहरू जी हैं चाइना, ये काफी हॉट टॉपिक रहते हैं। तो ये बुक आपको पता ही होनी चाहिए कि इसके राइटर कौन है, क्योंकि आपके एग्जाम में से सवाल बन सकता है। सवाल देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतार सिंह भसीन। सो अवतार सिंह भसीन ने आपके इस पुस्तक को लिखा जिसका नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द वात्सल्य स्कीम फॉर ऑर्फन्स। यानी जो आपके अनाथ बच्चे होते हैं इनके लिए वात्सल्य स्कीम यानी वात्सल्य योजना इनमें से किस राज्य सरकार ने शुरू करी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो वेल देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड की सरकार ने आपकी लॉन्च करी है वात्सल्य स्कीम फॉर दी ऑर्फन्स, यानी अनाथ बच्चों के लिए। अब देखिए जो उत्तराखंड है इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फटाफट से एक बार सभी फैक्ट्स को देख लेते हैं, जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। सो देखिए कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उत्तराखंड के। सो देखिए, उत्तराखंड आपका फॉर्म कराया गया था इन दी नवंबर 2000। काफी आपके एग्जाम में पूछा गया कि उत्तराखंड का फॉर्मेशन ईयर कौन सा, तो 2000 के अंदर फॉर्म करा गया था। इसके बाद देखिए इसकी गवर्नर है आपकी बेबी रानी मौर्य, और यहाँ की सीएम आपके तीरथ सिंह रावत। कुछ दिन पहले ही चेंज हुए थे, पहले थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब आए हैं तीरथ सिंह रावत। आप ध्यान रखिएगा, तीरथ सिंह रावत आपका भी प्रेजेंट गवर्नर सीएम है उत्तराखंड के, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ फेमस डांसेज हैं जो कि आपके पूछे गए एग्जाम के अंदर, जैसे कि बराड़ा नटी, ये आपका पूछा गया है, फिर झोरा, देन भूतिया, ये भी आपका पूछा गया है, देन नेक्स्ट आपका छोइया। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है, क्योंकि काफी बार आपके जो उत्तराखंड के स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर पूछा गया है, और नेशनल लेवल पे तो नहीं आया, बट जो आपकी स्टेट लेवल के एग्जाम है जो उत्तराखंड की सरकार ही कराती है अपने वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए, वहाँ पे छोइया डांस काफी बार पूछा गया, ठीक है। फिर देखिए मुखौटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डांस है। अब देखिए कुछ फेस्टिवल्स देखते हैं जो कि उत्तराखंड के अंदर मनाए जाते हैं। सो पहले आपका पूरनगिरी मेला, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया। देन आपका सियालदे बिखौती मेला, देन हरेला एंड भितौली फेस्टिवल, ये भी आपका पूछा गया एग्जाम के अंदर। इसमें देखिए 2 है, हरेला एंड भितौली बेसिकली एक के मतलब एक ही दिन होते हैं कई जगहों पे, और उत्तराखंड में कई जगहों पे ये अलग अलग दिन होते हैं अल्टरनेट डेज में, ठीक है। मतलब आज हो गया एक और अगले दिन होगा दूसरा, ठीक है। फिर देखिए हिल यात्रा है, देन आपका बिसु मेला, देन आपका उत्तरयानी मेला। अब देखिए उत्तरयान नहीं है, आपको उत्तरयानी है।
उत्तरयान होता है आपका गुजरात के अंदर, और ये आपको उत्तरयानी जो कि आपका होता है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड के अंदर मिलेगा आपको, देन गंगोत्री नेशनल पार्क, देन आपका राजाजी नेशनल पार्क, देन आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, और देन आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क आपको मिलेंगे उत्तराखंड के अंदर। इसका देखिए आपका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का पहला नेशनल पार्क बना था, और इसका नाम पहले क्या था वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के, ओके। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री को अभी अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एक मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी असम, यानी असम के जो आपके सीएम है कौन है, हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इनका नाम है जो कि सीएम है आपके असम के। तो इनको अभी भी अपॉइंट किया गया एज दी मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसके अलावा देखिए असम की एक बहुत ही फेमस स्कीम है जिसका नाम है अरुणोदय, ठीक है। अरुणोदय आपके एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है, तो दोबारा पॉसिबिलिटी के आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनमें फिर से पूछी जाए। तो अरुणोदय आपकी स्कीम है असम की, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस स्कीम है। इसके अलावा देखिए असम में अभी पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, यानी पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, तो उनका नाम क्या था वो आप मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। हर एक चीज मैं ही थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि देखिए ये जो पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर है असम की, मैंने आपको करंट अफेयर में कवर भी कराया है, तो उसका आंसर आप ही को देना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज वॉन दी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021। बेसिकली आपकी फॉर्मूला 1 रेस है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि जो फॉर्मूला 1 रेस है इसका नाम है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, इसको इनमें से किसने जीता है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा, इसका आपका आंसर है ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपन, यानी मैक्स वर्स्टैपन ने आपको जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 को। देखिए मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे जब तुक्का लगाते हैं तो लुइस हैमिल्टन को टिक लगा देते हैं, क्योंकि ज्यादातर यही न्यूज में रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसको यही जीतते हैं पूरे साल। बट अभी ये जो आपका मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है 2021 का, ये जीता आपका मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद विच कंपनी हरियाणा गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड टू लॉन्च दी संजीवनी प्रोजेक्ट, यानी इनमें से किस कंपनी के साथ हरियाणा की जो सरकार है, यानी हरियाणा की जो राज्य सरकार है, उसने कोलैबोरेट किया, यानी सहयोग किया, फिर आप कह सकते हैं पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च दी संजीवनी प्रोजेक्ट। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी डेलॉइट, यानी डेलॉइट कंपनी के साथ हरियाणा सरकार ने अभी भी कोलैबोरेशन किया टू लॉन्च संजीवनी प्रोजेक्ट, तो क्या आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री होस्टेड दी ग्लोबल G20 हेल्थ समिट, यानी इनमें से किस देश ने आपकी ग्लोबल G20 हेल्थ समिट को होस्ट किया, इसकी मेजबानी करी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी इटली, यानी इटली ने अभी अभी आपकी होस्ट करी थी ग्लोबल G20 हेल्थ समिट, आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए कुछ बातें जानते हैं इटली के बारे में। सवाल देखिए इटली की जो कैपिटल है वो आपकी रोम, यहाँ की आपकी करेंसी है यूरो, और यहाँ के आपके अभी प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर है, गलती से यहाँ पे प्रेसिडेंट लिख गया, इसे आप काट लीजिए, ये आपके प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के आपके मारियो ड्रागी, ठीक है। इसके अलावा देखिए इटली के अंदर आपको मिलेगा वन ऑफ दी 7 वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड, जो कि आपका रोम शहर के अंदर है, जिसका नाम है कोलोसियम। ओके, आपने सुना होगा इसका नाम, कोलोसियम इसका नाम है। ये बेसिकली आपका एक एम्फी थिएटर है, ठीक है। एम्फी थिएटर क्या होता है, एक ओपन स्टेज स्टेडियम टाइप होता है, उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। तो कोलोसियम आपका एक एम्फी थिएटर जो कि आपका वन ऑफ दी 7 वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग दी फॉलोइंग वॉन दी इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज 2021, यानी 2021 का जो आपका इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज है, इनमें से किसने जीता आपको ये बताना है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी वलेरिया लुइसेली। सो वलेरिया लुइसेली ने आपका जीता है इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज 2021। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे ध्यान रखिएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं, कहीं भी लिख लीजिए इसको जरूर, ठीक है। काफी हाई चांसेस आपके एग्जाम में पूछे जाने के। चलिए आगे चलते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग दी फॉलोइंग हैज बीन री इलेक्टेड एज दी प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, यानी इनमें से किसे अभी दोबारा से री इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र बत्रा, यानी नरेंद्र बत्रा को आपका अभी अभी अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं लास्ट सेशन का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया गया था आपको करने के लिए। सवाल देखिए लास्ट सेशन का क्वेश्चन फॉर यू था, मंजीरा इज दी ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, यानी मंजीरा आपकी इनमें से किस नदी की एक सहायक नदी, यानी ट्रिब्यूटरी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम का क्वेश्चन था। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी, यानी मंजीरा आपकी एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। और देखिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छे से एक लेक्चर के अंदर, डेडिकेटेड लेक्चर के अंदर सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज को कवर करा रखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए उस लेक्चर को, आपकी काफी हेल्प होगी वहां से
चलिए अब आगे चलते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं उस जो लेक्चर है प्रॉपर उसका एक लिंक आपको आई बटन में डलवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन में तो उसका लिंक ऑलरेडी है ही, तो आप जाके देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या आप लोगों के लिए। सवाल देखिए, आज का क्वेश्चन फॉर यू है आपका, माउंट एटना इज इन विच कंट्री, यानी जो माउंट एटना है आपका, इनमें से किस देश के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पर आपके ऑप्शन है रशिया, इटली, चैड या फिर जापान। और देखिए जो क्वेश्चन था आपका CDS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अपने आंसर्स को लिखेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले 2 दिनों के। चलिए अब कुछ बात करते हैं DFCCIL के बारे में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एंड में इसके बारे में बात करेंगे। सो देखिए आपकी जो DFCCIL में वैकेंसी आई है ऑपरेशन एंड BD की, मेनली बच्चे जनरली इसी की तैयारी कर रहे हैं, जो एक जनरल बच्चा है इसी की तैयारी कर रहा है। वैकेंसी का नाम है ऑपरेशन एंड BD, ठीक है, ऑपरेशंस एंड BD। अब देखिए यहाँ पे BD का नाम है बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। तो जिस तरीके का इसका नाम है वैसे ही कुछ इसकी जो झलक इसके सिलेबस आपको दिखेगी। जैसे कि इसका जो सिलेबस है उसमें देखिए, एक तो आपका जनरल सेक्शन है, जैसे आपके क्वांट्स का है, रीजनिंग का है, GK GS, या आपका जनरल सेक्शन है जो कि आपका लगभग हर एक एग्जाम के अंदर आता है। तो इसमें आपको दिक्कत आएगी ही नहीं कोई तैयारी करने में। बाकी तो मैं आपको तैयारी कराऊंगा इन दी एंड इसकी, ऐसी बात है नहीं कि मैं तैयारी नहीं कराऊंगा, बट आपके लिए इसकी कोई बहुत बड़ी बात इसके लिए तैयारी करना, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स और भी जिसके लिए तैयारी करा रहे हैं। अब यहाँ पे इसके सिलेबस में ना जो इसकी जो पोस्ट आई है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ग्रेड हो, देखिए 2 ग्रेड्स में निकली है पोस्ट, एक एग्जीक्यूटिव ग्रेड है और एक आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड। दोनों ही ग्रेड्स का जो सिलेबस है थोड़ा बहुत पैटर्न अलग है, भले ही CBT का जो इसका CBT हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन जो सिलेबस है उसमें दोनों की ही सिलेबस में 3 टॉपिक बहुत अलग से साफ साफ लिखे गए। एक तो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है, आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। अब देखिए DFCCIL का एग्जाम तो इसका तो पूछेगा ही पूछेगा। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है पर्टिकुलर, इसकी तैयारी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए इंडियन रेलवेज के बारे में हमने GS में पढ़ा हुआ है भाई। GK GS हम जब पढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत रेलवेज के बारे में। बाकी आपके लिए मैंने लेक्चर्स बनाए हैं पूरे डेडिकेटेड इस चीज़ के रिगार्डिंग। और लेक्चर्स अभी आपके आएंगे जिसमें हम सब्सिडरीज ऑफ इंडियन रेलवेज कवर करेंगे फ्रॉम 1976। वो देखिए है हल्का सा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज का ही पार्ट, बट मैंने उसको आपका टाइम लाइन कवर नहीं कराया था। मैंने आपको वजह बता दी थी आपको, जब मैंने आपको एक लेक्चर लिया था DFCCIL के रिगार्डिंग, जो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा गाइडेंस दी थी। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये डेवलपमेंट्स है, ना कि एक कोई आपकी मेजर कह सकते हैं कोई चेंज है ड्रामेटिक रेलवेज के अंदर, ठीक है। ये जो कंपनीज है ये रेलवेज का एक पार्ट है, तो इनको अभी हम कवर करेंगे एक लेक्चर के अंदर, जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक आ जाएगा, शाम में भी 4 बजे तक वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट आपने पहले भी सुना है रेलवेज के बारे में, इन जनरल आप रेलवेज को देखते हैं, आपने रेलवे में सफर किया, तो इसको आप रिलेट कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों से, और आप इजीली समझ जाते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और DFCCIL कोई बहुत पुरानी चीज़ है नहीं, तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है नहीं पढ़ना, इसे भी हम पढ़ेंगे एक अलग से लेक्चर में। तो बहरहाल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL आपके लिए बड़ी बात नहीं है, दिक्कत आपके लिए नहीं है बड़ी, क्योंकि ये इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं। अब बाकी ये जो 2 टॉपिक है, एक है आपका कस्टमर रिलेशंस, ठीक है, कस्टमर रिलेशंस एक टॉपिक तो ये है, और एक टॉपिक है आपका इकोनॉमी एंड मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ पे भी एक बड़ा सुंदर सा पेज है। काफ़ी लोग पता है इस बच्चे जो इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग है, इसको ये समझ रहे हैं कि ये जो आप हम नॉर्मल पढ़ते हैं ना SSC वगैरह के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ये वो वाली इकोनॉमिक्स है। काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है, ये वो वाली इकोनॉमिक्स नहीं है। अगर आपने पेपर का एनालिसिस देखा हो जो मैंने आपको पेपर कराया था, अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार आपका एनालिसिस वीडियो ले आऊँगा पेपर के, जिसमें मैं आपके लिए इकोनॉमी एंड मार्केटिंग को डिस्कस कर दूंगा। तो अगर आप भी इस प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, जो कि आपका 2018 के अंदर स्टेशन मास्टर का पेपर हुआ था, अब देखिए हम उससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं इस वाले पेपर को, क्योंकि जो उस पेपर का सिलेबस और जो इस पेपर का सिलेबस है बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप उसका इकोनॉमी एंड मार्केटिंग का सिलेबस देखें तो आप बहुत इजीली जज कर पाएंगे कि ये जो आपकी मार्केटिंग है बिजनेस मार्केटिंग है, जो कि आपकी BBA और MBA के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, ठीक है। यानी इकोनॉमी एंड मार्केटिंग आपको SSC वाली नहीं पढ़नी, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे SSC वाला, बट मेजरली हम पढ़ेंगे BBA वाली मार्केटिंग, ठीक है। लाइक बिजनेस मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, लाइक सेल्स फनल क्या होता है, परचेज फनल क्या होता है, ये सब। और देखिए इसी से मतलब इस मार्केटिंग का एक टॉपिक है कस्टमर रिलेशन, समझ रहे हैं आप, ये आप कह सकते हैं सब टॉपिक होता है मार्केटिंग का ही। अब देखिए जो कस्टमर रिलेशंस है, मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए मैं आपकी क्लासेस लूँगा बहुत जल्द, और मैंने काफ़ी कुछ अब रिसर्च एंड एनालिसिस किया, और मुझे लगता है कि हाँ अब मैं इस सूरत में हूँ कि मैं आपकी क्लासेस ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था, जब तक मैं प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस नहीं करूँगा तब तक मैं क्लासेस नहीं लूँगा। तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं जहाँ पे आपका एक कस्टमर रिलेशंस का टॉपिक आता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने जज किया है, नॉट ओनली DFCCIL बट की और भी, बट जो आपके और एग्जाम होते हैं, लाइक चाहे वो MBA के एंट्रेंस एग्जाम्स हों, चाहे आपके और जो छोटे मोटे आपके ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ के एग्ज़ाम हो, या कई आपकी ऐसी बहुत मेजर जैसे
बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में जहाँ पे आपकी मास्टर्स मांगी जाती है, एमबीए वगैरह मांगी जाती है, जैसे आरबीआई के कुछ एग्जाम्स देखे आप, तो उन पेपर्स को मैंने अच्छे से लाइक पढ़ा है, थोड़ा गो थ्रू हुआ मैं उन पेपर से। और मैंने वहाँ पे आराम से पाया कि जो आपका कस्टमर रिलेशन है इसमें थ्योरी बेस्ड ना आके ज़्यादातर थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पे ज़्यादा आता है। थ्योरी बेस्ड में आपसे इतना पूछ लेगा कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ कब आपसे लाइक कब आपके उसमें आई थी, किस ईयर में आई थी। बट अगर हम बात करें जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं उसकी टेक्निकल टर्म्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहली चीज़। अब देखिए प्रॉब्लम क्या इन दोनों टॉपिक्स में, मैं आपसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूँ। जिस तरीके से जैसे आपको क्वांट्स पढ़नी है, आज के टाइम में आप जानते हैं क्वांट्स आपको किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना हो, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे वो एडवांस मैथ हो, एक बार आपको डालने की देर है यूट्यूब पे, लाखों वीडियोस मिल जाएंगे आपको, पता है आपको ये बात, लाखों वीडियोस, और उसमें से बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, सभी के लेक्चर्स अवेलेबल है। ये जो कस्टमर रिलेशंस का ये जो टॉपिक है ना, एक एक्चुअली आपके हर एग्जाम में आता नहीं है, तो हर टीचर इसको टारगेट भी नहीं करता है। ठीक है, मतलब बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ाया हुआ है। और मैंने ये देखा था कि अभी जब से ऐसे ये DFCCL आया तो कुछ टीचर्स ने होड़ में या फिर आप कह सकते हैं जल्दबाजी में कुछ वीडियोस बनाए, और मैंने वहाँ पर ये पाया कि जो पेपर में टर्म्स आए ना, वो उन्हीं टर्म्स के चारों तरफ घूम घूम के बच्चों को इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतनी हाइप बना रहे हैं कि बस मैं क्या कहूँ। मैं देखिए बुराई नहीं कर रहा, बट मैं आपको पता है बहुत ही एनालिसिस करके ही आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। और ये मेरा खुद एनालिसिस किया कि बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अभी लाइक आप कह सकते हैं हार्डली 2 हफ्ते पहले से पढ़ाना ही शुरू किया CRM, जिनका लाइक इस CRM चीज़ से कोई वास्ता तक नहीं दूर दूर तक। मैं ये नहीं कर रहा उन्होंने रिसर्च नहीं करी, मैं ये नहीं कर रहा उन्होंने एनालिसिस नहीं किया, ठीक है किया, बट वो केवल जो आपको ऐसे एग्जाम में मान लो तो एक क्लस्टर एनालिसिस पूछा गया, तो बस भाई उसी के आगे पीछे के कुछ टर्म्स पकड़े, उसी को पकड़ के पढ़ा दिया। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन की एक वो आई थी फुल फॉर्म, तो भाई सेल्स फोर्स ऑटोमेशन क्या होता है वही बस पढ़ा दिया, ये नहीं पता है कि भाई किस टाइप उसके अंदर आता है ये। तो मैं देख रहा हूँ कि जो एग्जाम में पूछा गया उसी के चारों तरफ घूम घूम के वही पढ़ा रहे हैं बहुत सारे टीचर्स। तो मुझे लगता है जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जो मुझे फील हुआ वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाए तो वही अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए मेन प्रॉब्लम आपके सामने यही है कि जो कस्टम एडिशंस की जो आपके टॉपिक है इसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा नहीं मिल रहा कहीं पे भी। अगर एक बार आपको स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा मिल जाए कि भाई ये चीज़ पर्टिकुलर इस टॉपिक में आपको पढ़नी होती है, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो कस्टमर रिलेशन ये जो टॉपिक है इतना नहीं डराएगा। मेन प्रॉब्लम क्या है आपके सामने कि आपको नहीं पता कस्टमर रिलेशन कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, नहीं पता ना आपको ये बात, तभी तो आप इतने कन्फ्यूज हैं, तभी तो आप 36 जगह पे वीडियो सर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पर्टिकुलरली भाई कौन सी चीज़ किस चीज़ के अंदर आती है, किस तरीके से उसको हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्लास में आपको जल्दी से लेता हूँ, और फिर हम फटाफट से प्रॉपर जो आपके रेगुलर्स होंगे अल्टरनेट डेज पे वो डलने शुरू हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल कल मीन्स हम बात कर रहे हैं अब 27 तारीख की, ठीक है। तो 27 तारीख को आपका जो फर्स्ट लेक्चर होगा, यानी जिसमें हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, CRM क्या होता है, क्या इसके मायने हैं रियल लाइफ में, वो हम जानेंगे। फिर कल ही आपका यानी 27 तारीख की शाम को ही आपका इसकी जो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन है उसका एक लेक्चर आ जाएगा। और आज शाम को 4 बजे आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में हमारे जो सब्सिडरीज है इंडियन रेलवेज की, जो कि 1976 के बाद में बनी है, लगभग 17 सब्सिडरीज है, 16+1 बोलते हैं हम इसको, तो उनको हम कवर करेंगे आज शाम के लेक्चर में, तो उसको जरूर देखिएगा। तो कुल मिला के मुझे यही बताना था, ये जो एंड का जो डिस्कशन है इस बारे में है कि बच्चे इसलिए ही परेशान है क्योंकि उन्हें स्ट्रक्चर्ड वे में जो एक्स्ट्रा सिलेबस में लिखा हुआ है वो मिल नहीं रहा है, और इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं। तो भटके बिल्कुल ना। देखिए होता क्या है ना, मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ। अगर आप खुद गौर भी करें, मैं ये नहीं कह रहा मेरा चैनल बहुत बड़ा है, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ या मैं बहुत बड़ा एजुकेटर हूँ। जैसे आपने कहीं पे पढ़ा, ठीक है, कहीं पे आपने ऐसे लिख दिया कि सर आप CRM पे वीडियोस बनाइए, बंदे ने अगले दिन ही CRM पे वीडियो डाल दी। आप खुद सोचिएगा एक दिन में उतना रिसर्च एनालिसिस हो पाएगा? लेकिन मुद्दा सारा क्या है, व्यूज़ बटोरने हैं, या फिर किसी को लाइक सभी को पता है एड्स आते हैं, पैसे आता है, तो वो सब सभी करते हैं, ठीक है। बट मेरे लिए व्यूज़ से ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है कहीं ना कहीं वो लॉयल्टी वाली, क्योंकि देखिए CRM जब हम पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे इसमें मेन चीज़ लॉयल्टी और रिलेशनशिप के ऊपर ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक अच्छा क्रेडिबल डाटा नहीं मिल रहा, तो मेरे ख्याल से फिर वो दिक्कत की बात है। क्योंकि अगर आपने मान लिया, आज मैं देख रहा मेरे भी चैनल पे इनफैक्ट मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चों ने ऐसा कमेंट किया कि सर आप CRM वीडियोस बनाइए, सर आई एम वेटिंग फॉर योर CRM वीडियोस, CRM लेक्चर्स। बट मैंने तो 2 दिन बाद ही लेक्चर नहीं डाले, मैं तो आराम से टाइम लिया 1-2 हफ्ते का, क्योंकि मेरा ये मानना है या फिर मेरी एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि एक बार आप पूरा अच्छे से रिसर्च कर लीजिए क्या आता है, और फिर उसको एक इफेक्टिव वे में डिलीवर करिए। क्योंकि आपने देखा होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज के भी हमने लेक्चर्स के मेरे ख्याल से लेंथ, किसी भी लेक्चर की लेंथ 20 मिनट से ऊपर नहीं होगी, आप इस बात को देखेंगे, क्योंकि हमने टाइमलाइन के थ्रू पढ़ा है, वो क्या एक बहुत इफेक्टिव वे है। सिमिलरली हम जब हिस्ट्री सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन पढ़ेंगे आपका CRM में, इसको भी हम एक टाइमलाइन के थ्रू कवर कर लेंगे, सो दैट जो आपका पूरा लेक्चर है, जो आपकी पूरी
टाइमलाइन है, मतलब जो आपको पूरा सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन है वो आपका हार्डली 10 से 12 मिनट में पूरा निपट जाए। ठीक है, तो बस मैं इन दी शॉर्ट एंड यही कहूँगा कि आप भी इस तरीके से दबाव मत बनाया करिए किसी एजुकेटर के ऊपर कि वो उस लेक्चर के ऊपर वीडियो बनाए। बस आप उसके ध्यान में वो बात डाल दीजिए कि आप उससे वो पढ़ना चाहते हैं, वो कुछ दिनों बाद अपने आप ही आपको वो पढ़ा देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, मे भी शाम को हम मिलेंगे आपसे, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ की एक पार्ट जिसका नाम है सब्सिडीज ऑफ इंडियन रेलवेज़। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम।